नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। ये हमारी एक सीरीज़ है जिसका नाम है #अनमोल कांग्रेसी। इसके तहत हम 89 से पहले के उन कांग्रेसियों से मुलाकात करवाते हैं जिन्होंने कभी कांग्रेस पार्टी का दामन नहीं छोड़ा। ऐसे लोग बहुत सारे हैं जिन्होंने लगातार कांग्रेस का संघर्ष में साथ दिया है और ऐसे लोगों को हम हमेशा ही सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं, क्योंकि वो बहुत यकीनन इज़्ज़त के काबिल हैं। ऐसी एक शख्सियत हमारे बीच हैं गिरीश मिश्रा जी, जिन्होंने कभी भी कांग्रेस पार्टी का दामन नहीं छोड़ा और 5 बार से वो पार्षद हैं। ऐसी स्थिति में वो पार्षद रहते हुए भी कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहे। ऐसे सम्मानित हमारे गिरीश मिश्रा जी आज हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे उनका जीवन परिचय और कैसे उन्होंने कांग्रेस पार्टी से जुड़कर और आज तक कांग्रेस पार्टी का साथ दिया। सर, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमको टाइम दिया, वक्त दिया इस बात के लिए। ये एक हमारी हम सीरीज़ चला रहे हैं जिसका नाम है #अनमोल कांग्रेसी, जिसके तहत 89 से पहले के जिन लोगों ने ज्वाइन करी है और आज तक नहीं छोड़ा है, क्योंकि छोड़ने और जाने वालों का तो एक सिलसिला है, लेकिन ऐसे लोगों के दम पे मैं मानता हूँ कि कांग्रेस आज भी खड़ी है। तो इसी के सिलसिले में एक आपसे बातचीत अभी जैसे कर रहे थे, आपने छात्र जीवन से ही सियासी आपका अंदाज़ था और आपने वैचारिक रूप से आप कांग्रेस पार्टी को मानते थे। आपने कांग्रेस पार्टी ऑफिशियली किस सन में ज्वाइन की, कुछ याद है? मैं लखनऊ जब आया जी, लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। हाँ। तो उस समय पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस विपक्ष में थी। अच्छा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संघर्ष का दौर चल रहा था। स्वर्गीय हमारे नेता संजय गांधी जी के हाथों में उस समय संघर्ष का नेतृत्व था पूरे प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश में संजय सिंह उस समय यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। और माननीय संजय सिंह जी यहाँ के अध्यक्ष थे और ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं उनके साथ सहपाठी के रूप में अमेठी डिग्री कॉलेज में शिक्षा प्राप्त किया। मेरी उनकी जब मुलाकात हुई, मैं भी लखनऊ आ गया, तो उन्होंने मुझे आमंत्रित किया कि इस समय संघर्ष का दौर है कांग्रेस का, मैं यहाँ उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ और श्री कमाल याकूब जी लखनऊ शहर के अध्यक्ष हैं, आप आइए और कांग्रेस की राजनीति में अपना संघर्ष का योगदान दीजिए। मैंने तुरंत उनके कहने पर, तब यूथ कांग्रेस का कार्यालय कैसरबाग में हुआ करता था, 19 कैसरबाग में, कैसरबाग कोतवाली के सामने हुआ करता था। मैं वहाँ गया, कमाल याकूब जी अध्यक्ष थे, उनके साथ वहीं पर मुझको लखनऊ शहर युवक कांग्रेस का महामंत्री का पद वहाँ दिया गया और 1977 से ही मैंने युवक कांग्रेस के महामंत्री के रूप में लखनऊ शहर में संघर्ष करना शुरू किया था। 77 से, यानी इसका मतलब है 89 में कांग्रेस पार्टी की सरकार चली गई। जी। 78-89 2 साल आप 2 साल मैं लगातार संघर्ष किया और उस सत्ता जो चल रही थी उसके खिलाफ जो कांग्रेस पार्टी का संघर्ष चल रहा था, हर जगह स्वर्गीय संजय गांधी जी का ज़बरदस्त संघर्ष का बिगुल बज रहा था और पूरे उत्तर प्रदेश के लाखों नौजवान सड़क पर थे। उनकी पूरी संघर्ष की एक जो कड़ी चल रही थी उसमें मैं भी था। अच्छा। और 89 तक लगातार संघर्ष में लखनऊ की गलियों में करता रहा। संजय सिंह जी की जब बात आती है तो आपने बताया कि संजय सिंह जी उत्तर प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष थे। संजय सिंह जी के बारे में संघर्ष की तो बात आती है और बहुत सारी बातें आती हैं। आपने उनके साथ वक्त गुजारा, आप बता रहे हैं कि उनके साथ अमेठी में आपने शायद शिक्षा भी ग्रहण की, तो आपके वो शिक्षा के दौर के साथ ही रहे। और कोई उनका ऐसा वाक़या जो लोगों को आप बताना चाहें, क्योंकि लोग संजय जी के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, ख़ासतौर से उस समय जब मैं यूथ कांग्रेस में आया जी, और संघर्ष का जो एक दौर चल रहा था, ज़बरदस्त संघर्ष छाया हुआ था उत्तर प्रदेश के नौयुवकों पर और सब युवक कांग्रेस के साथ में, यूथ कांग्रेस के साथ में थे, संजय गांधी के साथ में थे। उस समय प्रदेश में जो संघर्ष की व्यवस्था चल रही थी उसमें संजय सिंह जी के साथ में नंबर 1 की लाइन में 4 लोग थे।
अच्छा, कौन कौन? उसमें श्री जगदम्बिका पाल जी थे, अच्छा, नेकचंद पांडे जी थे, कानपुर वाले? कानपुर वाले जी। और उन्नाव के हरीश वाजपेयी जी थे, सीतापुर के जी। और इस समय हाँ जो पीसीसी में प्रभारी के रूप में कर रहे हैं माननीय सतीश अजमानी जी थे। हाँ, ये लखीमपुर। हम लोग लखीमपुर के हाँ। संजय सिंह जी, जगदम्बिका पाल जी, नेकचंद पांडे जी, सतीश अजमानी जी, हरीश वाजपेयी जी, अच्छा ये एक टीम थी जी। और ये टीम पूरी तरह से उत्तर प्रदेश युवक कांग्रेस का नेतृत्व कर रही थी, संघर्ष कर रही थी। इसी टीम के सहारे पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवान संजय गांधी से सीधे जुड़े हुए थे। वो मुद्दा कौन सा था जिस पे संघर्ष हो रहा था? केवल जो उस समय हमारी महबूब नेता इंदिरा जी को जो इमरजेंसी के बाद जेल भेजा गया था, हाँ। जो इनके खिलाफ चार्जेस लगाए गए थे, जो अन्याय हो रहा था उस समय, उसके खिलाफ हम लोग संघर्ष में थे। अच्छा, उसके बाद फिर संजय जी का देहांत हो गया, फिर 89 में कांग्रेस भी चली गई। 89 से ये 2022 चल रहा है। कौन सी वो ऐसी चीज़ है जो आपको कांग्रेस में रोके रखती है? देखिए, पूरे भारत देश में भारतीय संस्कृति का मूल आधार है सर्वधर्म समभाव। इस देश में कोई भी पार्टी जाति और धर्म के आधार पर बहुत दिन तक राजनीति नहीं कर सकती, ये मेरा मानना है। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो सर्वधर्म समभाव और सारे लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। सब हर धर्म और जाति के लोग भारत देश में अपने जाति और धर्म के रूप में उनको मानते हुए अपना जीवन यापन करने के लिए स्वतंत्र हैं। ये सिद्धांत भारतीय संस्कृति का है और उस सिद्धांत को कांग्रेस मानती है, तब से लेकर के आज तक मानती चली आ रही है। कांग्रेस ने कभी धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा, जाति के नाम पर वोट नहीं मांगा, धर्म और जाति और संप्रदाय के नाम पर कभी वोट नहीं मांगा। हमेशा उसका सिद्धांत रहा है सर्वधर्म समभाव का। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारे सारे नेताओं का, इंदिरा जी का, राजीव जी का, सबका नारा था और वो आज भी कांग्रेस पार्टी लेके चल रही है। ऐसी भावना है जो हमको कांग्रेस के साथ जोड़े हुए है और ये भावना केवल अगर पूरे देश में किसी पार्टी में है तो कांग्रेस पार्टी में है, जो सबको साथ लेकर के, सारे धर्म, संप्रदाय, जाति को साथ लेकर के चलती है। किसी धर्म और जाति के नाम पर वोट कभी नहीं मांगती। ये तो आपकी कांग्रेस के साथ सियासत का वक्त दौर था 89 के बाद भी, जो लगातार चलता रहा। उसके बाद आप आ गए चुनावी बेला में 1995 में पहली बार आप हम लोग संघर्ष कर रहे थे। जी जी। और लखनऊ में पिछले 89 के पहले 20 सालों से नगर निगम का चुनाव नहीं हुआ था। अच्छा। बैंड था, प्रशासक रूल चल रहा था। सबसे पहले चुनाव 89 में नगर महापालिका तब लखनऊ में थी। 89 में नगर महापालिका का चुनाव डिक्लेयर हुआ जी, पहला चुनाव। हाँ। तब हम लोग यूथ कांग्रेस में थे। ये हुआ कि सारे लोग चुनाव लड़ेंगे, चुनाव डिक्लेयर हो गया। उस समय कांग्रेस पार्टी केवल भाजपा को छोड़ करके बाकी कोई पार्टी सिंबल नहीं देती थी जी। केवल भारतीय जनता पार्टी सिंबल दिया करती थी जी। चुनाव हुआ, उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के समर्थक कैंडिडेट के रूप में मैं चुनाव लड़ा। 89 में पहला चुनाव मैं लड़ा हूँ लखनऊ में नगर महापालिका का। अच्छा। और वो चुनाव मैं हारा 40 वोटों से। भारतीय जनता पार्टी के जो इस समय विधायक रहे हैं माननीय सुरेश तिवारी जी, वो हमारे साथ पार्षद का चुनाव 89 में लड़े। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में उनके पास सिंबल था, वो चुनाव लड़े। कांग्रेस के समर्थक के रूप में, समर्थन के रूप में बिना सिंबल के कांग्रेस का मैं इंडिपेंडेंट सिंबल लेकर के मैं चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी के माननीय सुरेश तिवारी जी पार्षद का चुनाव जीते। मैं 40 वोट से हारा। 40 वोटों से 89 में वो शुरुआत थी आपकी? वो मेरी शुरुआत थी लखनऊ में चुनाव लड़ने की। उसके बाद फिर आप? उसके बाद मुझको यहाँ यूथ कांग्रेस का मैं प्रदेश पदाधिकारी था, संगठन मंत्री था। इसके बाद मुझको यहाँ फिर कांग्रेस में लाया गया। मैं कांग्रेस में आया। माननीय प्रेमवती तिवारी जी उस समय यहाँ कैंट की एमएलए हुआ करती थी। वो यहाँ से कांग्रेस की एमएलए थी। उन्होंने मुझको
जिस वार्ड से मैं चुनाव लड़ा था उसी वार्ड से, तब ये आदर्श नगर वार्ड था जी, उसी वार्ड से मुझको वार्ड कांग्रेस कमेटी का प्रेसिडेंट बना दिया, अध्यक्ष बना दिया। और मैं वार्ड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में 89 से लेकर के लगातार संघर्ष करता रहा। और फिर दूसरा चुनाव 95 में हुआ। फिर मैं उस वक्त भी 95 में भी कांग्रेस ने सिंबल नहीं दिया था नगर निगम में, देती नहीं थी। कांग्रेस तब लोकल बॉडी के चुनाव में सिंबल नहीं देती थी जी। 99 में दिया और ना 95 में दिया। फिर मैं 95 में कांग्रेस के समर्थित प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और 95 में मैं चुनाव जीता और भारतीय जनता पार्टी को हराया। आपने प्रेमवती जी का जिक्र किया। मैंने जितना मालूम किया है या जितना सुना है, पिताजी से बहुत सारी बातें सुनी हैं। प्रेमवती जी का दौर ये वो दौर था जब ख़ासतौर से लखनऊ में महिलाओं का बड़ा, और वो भी कांग्रेस में महिलाओं का बहुत बोलबाला था। हर तरफ बख्शी दीदी, फिर उधर वो बेगम हमदा हबीबुल्ला जी, ये सब लोग थे। तो इन लोगों के साथ आपके कैसे मतलब संघर्ष के दिन कोई इन लोगों के साथ काम करने का मुझे मौका मिला जी। जब मैं कांग्रेस का यहाँ वार्ड कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हुआ करता था तो उस समय सम्मानित शीला कौल जी यहाँ से सांसद हुआ करती थी। शीला कौल जी सांसद हुआ करती थी और वो केंद्रीय सरकार में शिक्षा मंत्री भी रही हैं जी। उस समय वो शिक्षा मंत्री थी। उनके सहयोगों के रूप में यहाँ पर माननीय प्रेमवती तिवारी जी, विद्या वाजपेयी जी जो एमएलसी हुआ करती थी, बेगम हबीबुल्ला जी, स्वरूप कुमारी बख्शी दीदी जी जो यहाँ पर मिनिस्टर हुआ करती थी, विद्या वाजपेयी जी, ये लोग सब उनके साथ की टीम में कांग्रेस के नेता के रूप में अग्रणी थे। उसी समय कैंट से जब मैं वार्ड का अध्यक्ष बन गया तो मुझे भी इन लोगों के साथ शीला कौल जी के टीम में काम करने का मौका मिला। और वो ऐसा संघर्ष था कि वास्तव में शीला कौल जी के साथ में पूरी की पूरी टीम उस समय हर वार्ड में जाती थी। हर वार्ड में शीला जी खुद बैठती थी, खुद जाकर के पूरे विकास कार्यों की समीक्षा करती थी। सारे कार्यकर्ताओं से फेस टू फेस बैठ करके, ज़मीन में हम लोग बैठते थे, फेस टू फेस बैठ करके सबसे बातचीत हुआ करती थी, सबसे समस्याओं की जानकारी किया करती थी। क्योंकि यहाँ से प्रेमवती जी एमएलए थी और मध्य से मोहम्मद रफ़ी सिद्दीकी जी एमएलए थे, पश्चिम से महेंद्रू जी एमएलए थे। तो इस समय माननीय स्वरूप कुमारी बख्शी जी पूर्वी से एमएलए थी। तो ये सारे लोग मिल करके एक साथ बैठते थे और वास्तव में कार्यकर्ता के घर में जा कर के, मोहल्लों में जाकर के हम लोग मीटिंग किया करते थे। मोहल्लों में जाकर के बैठ करके समस्याओं के संबंध में और संगठन के संबंध में हम लोग बात किया करते थे। एक शिक्षा मंत्री के तौर पे शीला कौल जी उसके बावजूद लोगों के घर में, उसके बावजूद भी हर हफ्ते जी, हर सैटरडे को या संडे को सुबह लखनऊ मेरे से आती थी। लखनऊ हम लोग उनका स्टेशन पर स्वागत करते थे, सब पूरा ग्रुप मिलकर के 200-250 लोग। और आकर के वो पूरा प्रोग्राम अपना लगाती थी। पूरा संडे लखनऊ के किसी न किसी वार्ड में जाकर के बैठती थी, वार्ड अध्यक्ष के साथ बैठती थी और सारे लोगों को इकट्ठा करके वार्ड के विकास की पूरी रूपरेखा स्वयं तय करती थी। इस तरह का संघर्ष होता था। शीला कौल जी और उस वक्त शायद ज़िले में अध्यक्ष हुआ करते थे राजा विजय कुमार त्रिपाठी जी हुआ करते थे। तो इनके बीच में भी कुछ अनबन या अब राजा विजय कुमार त्रिपाठी जी देहात, उस समय सरोजिनी नगर देहात का क्षेत्र था जी। वो जो लखनऊ का सुरक्षित सेठ मोहनलालगंज पार्लियामेंट क्षेत्र है, वहाँ पर वहाँ के वो निवासी थे, वहाँ के एमएलए थे। तो स्वाभाविक है कि थोड़ी सी बातचीत विकास को लेकर के हुआ करती थी। वो शीला जी से विकास की बातें करते थे, लेकिन अब शीला कौल जी के लिए प्राथमिकता लखनऊ शहर था और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी। तो इसलिए इस बात को लेकर के उनकी विकास को लेकर के जरूर नोक-झोंक हुआ करती थी, लेकिन विकास को लेकर के, जनता के कामों के लिए, सियासी कहीं कोई और किसी बात को लेकर के कोई वैमनस्यता, भेदभाव, विचारधारा अलग बिल्कुल नहीं थी। सब केवल था, बातचीत हुआ करती थी तो केवल जनता के हित के कामों को और विकास के लिए, बस सियासी तौर पे, बस केवल दूसरे से जी, जनता के लिए केवल जी।
शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे आप कमाल याकूब साहब, यूथ कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के। अच्छा, मेन बॉडी के नहीं? मेन पार्टी के अध्यक्ष में डॉक्टर बी एन खन्ना थे। अच्छा, वी एन खन्ना जी थे उसमें, ये यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष। जी। इन लोगों के समय की कोई उस वक्त और कोई ऐसी घटनाक्रम जो सियासी हो, जो यादगार हो आपके लिए बताने के लिए? एक बार शीला कौल जी ने महिला सम्मेलन किया था लखनऊ मेडिकल कॉलेज का जो पीछे का ग्राउंड है, हाँ, वहाँ पर जब वो मिनिस्टर थी तो महिला सम्मेलन किया था। उस महिला सम्मेलन में मैं भी एज वार्ड अध्यक्ष अपने साथियों को लेकर गया था। इतनी ज़बरदस्त भीड़ थी कि एंट्री करने के लिए पुलिस द्वारा पाबंदी लगा दी गई थी, बैरियर लगा दिया गया था जी कि अब एंट्री नहीं होगी। हम लोग लेट पहुँचे हैं, 11 बजे 11:30 पहुँचे थे, सम्मेलन 9 बजे शुरू हो गया था। हमारे साथ करीब 100 वार्ड के हमारे कार्यकर्ता थे। हम लोग पहुँचे, बैरियर लगा था, हम लोग जा नहीं पा रहे थे। एक सिपाही मेरा परिचित था, उससे मैंने कहा कि आप जाकर के शीला कौल जी बैठी हुई हैं या प्रेमवती जी बैठी हुई हैं स्टेज पर, आप जाकर के उनसे हमको बता दीजिए। गिरीश मिश्रा जी वार्ड अध्यक्ष अपने साथियों के साथ आए हुए हैं, गेट पर खड़े हैं, उनको पुलिस अंदर नहीं जाने दे रही। वो मेरा परिचित सिपाही था, उसने कहा प्रेमवती जी से बताया, प्रेमवती जी स्वयं उठ करके स्टेज से गेट तक आई हैं। बैरियर को तुरंत पुलिस को जब उनको देखा तो पुलिस ने खुद खोल दिया। आई हैं और हमको सारे 100-125 लोगों को हमारे लेकर के सबको अंदर गई हैं। ये कार्यकर्ताओं का सम्मान था, ये कार्यकर्ताओं नेताओं के बीच का रिश्ता, ये रिश्ता था कि फिर वो ये नहीं सोचे कि यहाँ बाहर कोई खड़ा है, यहाँ सम्मेलन चल रहा है, केंद्रीय मंत्री बोल रहे हैं, यहाँ मंच न छोड़ें। वो तुरंत मंच छोड़ करके आई और तुरंत हम लोगों को लेकर के सीधे अंदर गई। आज तो स्थिति ये है कि मंच चल रहा है तो हमारा कोई भी नेता बाहर आने को तैयार नहीं है कि कार्यकर्ता बाहर चिल्लाता रहे। यही वजह है। ये कार्यकर्ताओं को सम्मान था उस समय। दुख होता है आपको ऐसी स्थिति? अब दुख इसलिए नहीं होता है ना, हाँ। कि अब जो व्यवस्था चल रही है, जो एक समय चल रहा है, हाँ। उस समय के अंतर्गत हम लोग अपने नेता आदरणीय राहुल जी के और सोनिया जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। हम लोग कितना भी संघर्ष कर लें, अभी आपने देखा कि लगातार हमारे महबूब नेता माननीय प्रमोद तिवारी जी हैं, उनके नेतृत्व में, अजय जी के नेतृत्व में, अपनी हमारी नेता प्रियंका जी के नेतृत्व में पिछले 3 सालों से लगातार हम लोग संघर्ष किए हैं। और मैं समझता हूँ जितना सड़क पर संघर्ष कांग्रेस पार्टी ने किया है, इतना सड़क पर संघर्ष किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेता ने नहीं किया है जी। लेकिन उसके बावजूद भी असफलता हमारे साथ रही, हम असफल रहे। जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने हमको स्वीकार, कांग्रेस पार्टी को स्वीकार नहीं किया। और इसलिए नहीं किया कि कांग्रेस पार्टी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती है। अगर कांग्रेस पार्टी भी जाति और धर्म की राजनीति करने लगे तो कांग्रेस पार्टी के भी कुछ जाति और धर्म के लोग तो जुड़ ही जाएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी जाति और धर्म और संप्रदाय की राजनीति नहीं करती है। जनता ने हमको नकार दिया। जबकि संघर्ष विकास के मुद्दे को लेकर के, न्याय के मुद्दे को लेकर के, सामाजिक समानता के मुद्दे को लेकर के जितना संघर्ष प्रियंका जी ने सड़क पर उतर करके किया है, प्रमोद तिवारी ने किया है, अजय ने किया है, उतना किसी पार्टी के नेताओं ने नहीं किया। फिर भी जनता ने हमें नहीं स्वीकारा। तो ठीक है, जनता का निर्णय है, हमें स्वीकार है। क्या आशा लगती है आपको भविष्य के लिए? ये निश्चित मान के हम चलते हैं कि हमारी जो कांग्रेस पार्टी की नीतियां हैं, हमारे जो कांग्रेस पार्टी के सिद्धांत हैं, वो भारत देश की जनता के हित में है, भारत देश के हित में है, राष्ट्र के हित में है, भारत देश के निवासियों के हित में है। ये समय का अंतर है कि भारत देश की जनता इस समय उसको नहीं समझ पा रही है। 60-65 साल तक लगातार समझी है। समय है, समय का अंतर है। कांग्रेस की नीतियां, कांग्रेस के सिद्धांत जनता के लिए, इस देश के लिए है। फिर इसी देश के लोग और इसी देश की जनता, समय हमारा आएगा, परिवर्तन होगा, मानसिकता बदलेगी और अंत में फिर कांग्रेस पार्टी ही इस देश में और प्रदेश में दिखाई पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनेगी। ये पूर्ण विश्वास हमको है और देश के जनता को भी विश्वास है
कि जाति और धर्म की नियम पर, जाति और धर्म के आधार पर काम करने वाले, राजनीति करने वाले सियासी जितने भी दल हैं, इनका समय बहुत दिन तक नहीं चलेगा। गिरीश जी, ठीक है, ये जैसे भी हालात चल रहे हैं 2014 के बाद से जो भी हालात बने हैं, और आपका मानना ये है कि ये वक्त ज़रूर जाएगा, लोगों को समझ में आएगा। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 89 के बाद से आज 2022 हो रहा है, तकरीबन 33 साल हो गए। आज जो 33 साल का लड़का है उसने भी कांग्रेस पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं देखी, और फिर मज़ीद उसके ऊपर से ये कि कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट में, उसके ख़िलाफ़ इस नई जनरेशन को इतना बता दिया गया है उल्टा, जो कांग्रेस ने संघर्ष किए वो नहीं बताए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बारे में नहीं बताया गया है, जिनके बारे में वो जानते हैं उनके बारे में नेगेटिव बताया जाता है, जैसे नेहरू जी के बारे में, या संजय जी की बात आप करते हैं तो संजय जी ने उत्तर प्रदेश में बहुत संघर्ष किया, लेकिन संजय जी के भी बारे में लोगों को संघर्ष के बारे में नहीं बताया जाता है, उनके बारे में और मनगढ़ंत बातें बताई जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में कौन सी, मतलब क्या वजह है कि आप 33 सालों से लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं ये बात? होता ये है कि हमारे नेता कांग्रेस पार्टी के बहुत दिन तक शासन सत्ता में रहे हैं, और सत्ता में रह करके अपने जीवन के और सियासी राजनीति का सफ़र चलाया है। लेकिन आज आवश्यकता इस बात की है कि हम सत्ता की भावना को भूल करके, सत्ता की विचारधारा जब हम थे उसको त्याग करके आज हमें संघर्ष की विचारधारा में आना पड़ेगा, और अपने इतिहास को, अपने संघर्षों को, अपने संकल्पों को, अपने जो हमने जिस देश, भारत देश को जिस नीतियों पर ले करके, सुई से लेकर के हवाई जहाज़ तक पहुंचाने का काम किया है, पूरे देश में फैक्ट्रियों का जाल बिछाया है कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने, कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने, पूरे देश में नौजवानों को रोज़गार के साधन मुहैया कराया है कांग्रेस ने। इन बातों को लेकर के हमें जनता के बीच में जाना चाहिए, मोहल्ले मोहल्ले, गांव-गांव जाना चाहिए, उनको उनसे बीच में बैठ करके, उनके साथ बैठ करके वार्तालाप करनी चाहिए, विचारों का आदान प्रदान करना चाहिए। और आज भी हम तो ये मान के चलते हैं कि आज भी जो नेता ये काम करते हैं, जो नेता जनता से जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के जो भी नेता हैं जनता से जुड़े हैं, जनता के संघर्षों में साथ खड़े हैं, जनता की समस्याओं के लिए संघर्ष किए हैं, जनता की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किए हैं, वो आज भी चुनाव जीतते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण अगर हम दें तो बिल्कुल स्वाभाविक है, माननीय प्रमोद तिवारी जी हैं। हम माननीय प्रमोद तिवारी जी के नीतियों पर, उनके आदर्शों पर चलते हैं। आप देखिए कि कहीं कोई भी किसी की लहर हो, लेकिन प्रतापगढ़ के रामपुर खास में अगर लहर होती है तो केवल प्रमोद तिवारी की लहर होती है। ऐसा क्यों है? सोचना पड़ेगा ना इस बात को। हम सारे जो भी राजनीति करने वाले कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, सबको सोचना पड़ेगा कि आखिर प्रतापगढ़ के रामपुर क्षेत्र में किसी की लहर नहीं चलती है, केवल प्रमोद तिवारी की लहर चलती है। ऐसा क्यों है? इसके पीछे क्या कारण है? उदाहरण और मैं यहाँ देना चाहूँगा आपको। लखनऊ शहर में देख लीजिए, पूरा शहर भाजपा में होता है, लेकिन कुछ वार्ड ऐसे हैं, मेरा वार्ड ले लीजिए, ममता जी का वार्ड ले लीजिए, मुकेश सिंह चौहान का वार्ड ले लीजिए। हम लोग अपने जिस वार्ड में काम करते हैं, उस वार्ड में हमारे कार्यों की, कांग्रेस की नीतियों की, हमारे संकल्पों की, हमारे संघर्षों की, हमारे विकास की लहर चलती है। वहाँ किसी पार्टी के जाति और धर्म की लहर नहीं चलती है। वहाँ पर केवल हम लोगों के कर्मों की, हम लोगों के संघर्षों की, हम लोगों के त्याग की, हम लोगों के बलिदान की, हमारी पार्टी की नीतियों की लहर चलती है और हम लोग चुनाव जीतते हैं। ऐसा नहीं है। हम लोग अगर आज भी अपने आप को समर्पित करते हुए, शर्त ये है कि धूप में, बरसात में, तूफ़ान में
हमें जनता के बीच में खड़ा होना पड़ेगा, हमें जनता के साथ रहना पड़ेगा, हमें उन्हें विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हम उनके साथ हैं, संघर्ष कर रहे हैं। जनता के ऊपर आपत्ति आती है और हम एसी में बैठे रहते हैं, हम कार्यालय नहीं छोड़ते हैं, हम पीसीसी नहीं छोड़ते हैं, हम कहीं जाना नहीं चाहते हैं। अगर रामपुर खास का एक गरीब किसान आवाज़ देता है, सुबह आवाज़ देगा 7 बजे, तो 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे प्रमोद तिवारी जी उसके साथ जाके खड़े मिलते हैं। अगर किसी का बेटा, किसी की माँ, किसी की बहू, किसी का बाप इंतकाल हो जाता है रात को, तो प्रमोद तिवारी जी सुबह उसके मैयत में कंधा लगाने के लिए खड़े मिलते हैं। ये कारण होता है ना, यही सब कारण है। हम जनता से जुड़ें तो, हम अपने कार्यकर्ता को जानें तो कि कौन हमारी पार्टी के लिए संघर्ष कर रहा है, हम पहचाने तो। हम पहचानने का प्रयास नहीं करते हैं कि कौन वास्तव में हमारी पार्टी के लिए, हमारे नेताओं के, हमारी नीतियों के सिद्धांत और उनकी आवाज़ को जनता तक पहुंचा रहा है। ये पहचानने का प्रयास हम नहीं कर पा रहे हैं। और जो पहचानने का प्रयास कर रहा है, कांग्रेस से चुनाव लड़ता है, वो चुनाव जीतता है, वो अपने आप को जरूर सिद्ध करता है कि हमारी नीतियाँ जन विरोधी नहीं, जनहित में है। कांग्रेस की पार्टियां जनहित में है, ये सत्य है। और हम लोग उसका लेकर के उसको जाते हैं गली गली, लोग मानते हैं, पहचानते हैं, हमारे साथ खड़े होते हैं। लेकिन हम निकलें तो हमें कहना पड़ता है, तकलीफ़ होती है कि आज भौतिकता का युग आ गया है। भौतिकता कहीं न कहीं हावी होती जा रही है। अब संघर्ष का और त्याग का, बलिदान का उतना महत्व नहीं दिया जाता है जितना महत्व भौतिकता का दिया जा रहा है। हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं, आभार प्रकट करना चाहते हैं अपने नेता सोनिया जी का, राहुल जी का, कि प्रियंका जी का, कि इस बार उन्होंने एक जनता के सेवक के रूप में, कांग्रेस के सेवक के रूप में माननीय प्रमोद तिवारी जी को जाना, पहचाना और उनको राज्यसभा भेजा। इसके लिए हम पूरे प्रदेश की तरफ से माननीय सोनिया जी को, प्रियंका जी को, राहुल जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि ऐसे ही वास्तव में जनता के साथ कांग्रेस की नीतियों को लेकर के संघर्ष गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव, घर घर जो कर रहा है, उसको हमें आगे बढ़ाना होगा, उसको हमें आगे निकालना होगा, उसके ऊपर हमें जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। और अगर हम जिम्मेदारी देंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी हमारी फिर सत्ता में आएगी, फिर सरकार बनाएगी, हमें पूरा विश्वास है। और हम कांग्रेस की राजनीति करने वाले नेताओं को भी चाहिए कि अपना घर छोड़ें, अपना सुख चैन छोड़ें, अपना परिवार छोड़ें, अपने बाल बच्चे छोड़ें और कांग्रेस की रहनुमाई की बागडोर अपने हाथों में लेकर के जनता के बीच में रहें। 20 घंटे में, 24 घंटे में, 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे जनता के बीच में हमें रहना पड़ेगा, रहना चाहिए। हमें उनके संघर्षों में हमें सम्मिलित होना चाहिए, जैसे आदरणीय प्रमोद तिवारी जी कर रहे हैं, जैसे हम लोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ लखनऊ शहर में ले लीजिए, 20 घंटे हम लोग क्षेत्र में हैं, संघर्ष कर रहे हैं, चाहे ममता जी हों, चाहे हम स्वयं हों। हम लोग 4 घंटे 5 घंटे सोते हैं, उसके बाद जनता के बीच में रहते हैं। तो और अपनी नीतियों को, कांग्रेस के सिद्धांतों को लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं, बताते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि 100% में 80 लोग हमारी बात को मानें, भले 20 लोग मानें, लेकिन हम कहेंगे तो, हम अपनी नीतियों को बताएंगे तो, इसलिए कि हमारी नीतियाँ सर्वमान्य हैं, कांग्रेस की नीतियाँ सर्वमान्य हैं, देश हित में है। हमें उसको खुलेआम बताना चाहिए, कहना चाहिए। अपने नेताओं का, नेहरू जी का, इंदिरा जी का, महात्मा गांधी जी का, सुभाष चंद्र बोस जी का, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, इनकी नीतियों को हमें लोगों के बीच में लेके जाना चाहिए। कांग्रेस की राजनीति करने वाले सभी लोगों को लेके जाना चाहिए और लेके जाएंगे, संघर्ष करेंगे तो निश्चित रूप से आज भी पब्लिक मानती है इस देश की कि कांग्रेस पार्टी बुरी नहीं है, कांग्रेस पार्टी की नीतियाँ खराब वोट नहीं देती है ना, इसलिए नहीं देती है ना कि हम वोट लेने की स्थिति में अपने आप को प्रस्तुत ही नहीं कर पाते हैं। वोट अगर ना देती तो माननीय प्रमोद तिवारी जी चुनाव कैसे जीतते, मैं 5 टर्म से चुनाव कैसे जीतता, ममता चौधरी जी 3 टर्म से चुनाव कैसे जीतती, 3 टर्म से मुकेश चौहान जी चुनाव कैसे जीतते। हम लोग पैसा नहीं खर्च करते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। अगर जनता बिल्कुल मानती है, आप संघर्ष करेंगे, आप जनता के हित में काम करेंगे,
आप अपने कॉन्शस को क्लियर करके निस्वार्थ जनता के बीच में खड़े हो जाइए। जनता आज भी आपको हाथों हाथ लेने को तैयार है। जनता किसी के गुलाम नहीं है, जनता किसी पार्टी की गुलाम नहीं है। यही जनता थी, यही देश था, यही प्रदेश था जहाँ पर पूर्ण बहुमत से ज़्यादा कांग्रेस के जनप्रतिनिधि चुन करके जाते थे। क्यों? तब अगर क्या कांग्रेस की नीतियाँ खराब थी? वही आज भी है कि आज हम नहीं जा पा रहे हैं। नीतियाँ वही हमारी हैं। आज जो समय का परिवर्तन है, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को, माननीय प्रियंका जी को, माननीय राहुल जी को, माननीय सोनिया जी को भी, और जितने भी कांग्रेस की राजनीति करने वाले नेता हैं, सबको ये मानना पड़ेगा पूरी उम्मीद के साथ कि आने वाला भविष्य हमारा है, आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है। निश्चित रूप से आज नहीं कल, कल नहीं परसों, समय का अंतर है। हमारी पार्टी की नीतियां, सिद्धांत अटल हैं, सत्य हैं, सर्वमान्य हैं। उसी पर ये देश चल सकता है और उसी पर देश चलेगा। बस हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी पार्टी के मैसेज को, नीतियों को अपने मेहनत से साथ, अपने संघर्ष के साथ, अपने समय के साथ, अपनी एनर्जी के साथ लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। देखिए परिवर्तन होगा। चलिए, खैर अच्छा लगा आपसे बात करके। आपके पास तो इतना जानकारी है, इतना तजुर्बा है कि अगर आपसे बात करने बैठें तो शायद पूरा दिन भी कम पड़ जाए। लेकिन फिर भी आपके जैसे चंद लोग हैं जिन लोगों के भी आपने मिसाल दी। अगर विधानसभा की बात कर रहे हैं तो आपने प्रमोद जी की मिसाल दी, यहाँ मुकेश सिंह चौहान जी हैं, ममता जी, ऐसे बहुत कम लोग हैं। लेकिन बड़ी संख्या में वो लोग हैं, या मैं यूँ कहूँ कि जैसे आपने अभी कहा कि जनता हमें ज़रूर चुनेगी, वो तब चुनेगी जब हम उस तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे। एग्जैक्ट, बिल्कुल। 89 से पहले या 89 तक अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें या खालिस लखनऊ की बात करें तो यहाँ का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है बड़े पैमाने पर, वो कांग्रेस पार्टी द्वारा स्थापित किया हुआ है। लघु उद्योग बना रखे थे हर ज़िले में, और उसके बाद फिर बदकिस्मती से क्योंकि कांग्रेस चली गई तो वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई। अब यहाँ अगर आप ताज की बात कर लें, HAL की बात कर लें, या जो भी सरकारी अस्पताल हैं बलरामपुर से लेकर मेडिकल कॉलेज, ये सब कांग्रेस के। मैं आपसे बता रहा हूँ, लखनऊ में ही केवल कांग्रेस की सरकार के द्वारा दिए गए जनहित के कार्य और प्रोजेक्ट के रूप में पेपर मिल कॉलोनी, पेपर मिल, इतनी बड़ी मिल यहाँ बनाई गई, पेपर मिल। इसके बाद HAL, इसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन मैनेजमेंट, इसके बाद अपट्रान, इसके बाद स्कूटर इंडिया, इसके बाद यहाँ पर ये इतने बड़े प्रोजेक्ट हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, संजय गांधी जिसको आज हम PGI कहते हैं, ये सब केवल लखनऊ, इतने प्रोजेक्ट बड़े खाली लखनऊ के हैं। और इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट, इतनी फैक्ट्रियाँ, स्कूटर इंडिया ऐसी फैक्ट्री, HAL ऐसी फैक्ट्री, पेपर मिल ऐसी फैक्ट्री, अपट्रान ऐसी फैक्ट्री, ये सब फैक्ट्रियाँ आज कहाँ हैं? आज ये अंतिम सांस ले रही हैं। इसलिए कि इनको केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा वो चीज़ें मुहैया नहीं कराई जा पा रही हैं जो आज मुहैया कराई जानी चाहिए, जिनकी ज़रूरत है, और सब निजीकरण हाथों में जा रही है। कांग्रेस ने बनाया है इस देश को, प्रदेश को बनाया है। इतिहास देखिए तो कांग्रेस ने करके दिखाया है। अब आज भले समय कांग्रेस का नहीं है, समय आजकल जाति और धर्म का है, संप्रदाय का है, ये भले मान लीजिए, लेकिन अगर विकास का समय माना जाए तो कांग्रेस का समय था। जलकल, आप देखिए, जलकल लखनऊ में कांग्रेस की देन है। एक जलकल के, ऐशबाग जलकल के बाद, बालागंज के जलकल के बाद आज तक कोई जलकल नहीं हुआ कि दूसरा कोई जलकल आज लखनऊ में हो। लखनऊ के लोगों को आज पानी नहीं मिल रहा है। ये जलकल की व्यवस्था जो है, मुझे जो जानकारी है वो इसमें बख्शी दीदी ने कराया था। ऐशबाग में कितना बड़ा जलकल है, आज तक उतना बड़ा जलकल बन ही नहीं पाया। आज तक दूसरा जलकल बने नहीं पाया कि कोई बना हो। STP आज तक बनी नहीं पाई। इसके बाद कोई बतावे तो कि कांग्रेस के बाद लखनऊ में ही, बहुत दूर मैं नहीं जानता जाता, मैं लखनऊ
मैं ही पूछना चाहता हूँ, लखनऊ में की राजनीति में पिछले 25 सालों से विकास में जुड़ा हूँ, कि लखनऊ में ही किसने क्या दिया, किसी पार्टी ने क्या दिया, कौन सी फैक्ट्री दिया, कौन से बड़े प्रोजेक्ट दिया। लखनऊ में कोई बता दे जहाँ पर हमारे नौजवान जा सके, नौजवान को रोजी रोटी मिल सके, कोई बता दे। नहीं है तो जितने विकास के काम हुए कांग्रेस ने बहुत किया। अब आज चूँकि समय है, जाति धर्म संप्रदाय इन सब की राजनीति चल रही है, तो ठीक है, लोग फल फूल रहे हैं, हमारी शुभकामनाएँ हैं। लेकिन ये है जब तक समय कि समय चले, लेकिन ये है कि कुछ समय ऐसा आएगा जब हमारी नीतियाँ, हमारी पॉलिसी फिर सामान्य होंगी, फिर इस देश को बनाएंगी, फिर ये देश विकास करेगा, आगे बढ़ेगा। तब तक के लिए हमें इंतज़ार करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, जनता के बीच में रहना चाहिए, जनता के सुख दुख में पूरे समर्पित भावना से काम करना चाहिए, ये हमें करना चाहिए। और जनता आज भी बहुत ही पवित्र भावना से, बहुत ही पवित्र विचारधारा से सारे उन नेताओं का, सारे उन जनप्रतिनिधियों का साथ देती है जो उसके साथ उसके सुख दुख में खड़े होते हैं, उनका साथ देती है जनता। जनता आज भी ईमानदार है, इसमें कोई दो राय नहीं। नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। जनता का तो मत हमेशा ही सर्वमान्य है। जनता हमारी बहुत ईमानदार है। कमी है तो नेताओं में, जो चुनाव जीतने के बाद जाते हैं तो लौट के नहीं आते हैं। चुनाव जीतने के बाद फिर 5 साल दिखाई नहीं पड़ेंगे, और जो चुनाव होगा तो मंच से कहेंगे मैं 24 घंटे आपके साथ रहूँगा। 24 घंटे में 1 घंटे 1 मिनट भी नहीं रहना चाहते। इसलिए हम तो मैसेज देना चाहते हैं सारी राजनीति करने वाले साथियों को कि जो चुनाव में वादा करो 24 घंटे में कम से कम 10 घंटे, 20 घंटे, 15 घंटे जनता के बीच में रहो, जनता के साथ उनके सुख दुख में खड़े रहो, उनकी गलियों में, उनके मोहल्लों में रहो, जाओ। अगर ये करेंगे, आप करते हैं, तो जनता आपको गले से तुरंत लगाने को तैयार है। जनता आपको गले से लगाती है, लेकिन पहले करके दिखाइए, करना पड़ता है। ये आपका खुद का अनुभव है? मेरा अपना अनुभव। जी जी। चलिए गिरीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। तो इसी तरह हम आपको हर बार एक नई शख्सियत से रूबरू कराते रहेंगे इस अपने कार्यक्रम #अनमोल कांग्रेसी के तहत। और जैसा मैंने पहले बताया कि 89 से पहले के जो कांग्रेस के लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करके और 2022 आज तक कांग्रेस पार्टी का दामन नहीं छोड़ा, ऐसी हर शख्सियत से, ऐसी कांग्रेस के लोगों से हम लगातार बात करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके तजुर्बों को जानने का प्रयास कर रहे हैं और आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमको आप इस कार्यक्रम की सारी वीडियोस देखने के लिए YouTube पर मिराज वली आफरीदी के नाम से सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी सुझाव ज़रूर दें और इसी तरह हमें अपना आशीर्वाद देते रहें। जय हिंद, जय कांग्रेस पार्टी।